दी फोर्थ चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड स्ट्रेन। ठीक है, अब इसमें देखो हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टॉर्क मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम यूज करेंगे। एंड उसके बाद क्या है हमारे पास, स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो देखो तीन हमारे पार्ट है, फोर्स, टॉर्क एंड स्ट्रेन। जो हमारा पहला पार्ट है ना, यहाँ से लोड सेल से लेके लोड सेल, कैंटिलीवर बीम, प्रोविंग रिंग, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये सारे फोर्स को कैलकुलेट करने वाले हमारे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टॉर्क वाले कौन कौन से हैं देखो, जो डायनेमोमीटर, टॉर्शन बार डायनेमोमीटर, सर्वो कंट्रोल डायनेमोमीटर, एब्जॉर्प्शन टाइप डायनेमोमीटर एंड पावर मेजरमेंट। तो ये सारे क्या है हमारे टॉर्क मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में हमें दो तीन चीजें पढ़नी है। स्ट्रेन गेजेस होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेन गेजेस किस तरीके से वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेजेस किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स है उनकी। ठीक है, जो स्ट्रेन गेजेस होते हैं कौन कौन से मटेरियल से बने होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स है, गेज फैक्टर एक टर्म है, स्ट्रेन गेजेस की थ्योरी है। ये सारी हम इन चीज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट क्या है, मतलब मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द क्वांटिफिकेशन ऑफ फिजिकल वेरिएबल यूजिंग अ मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है, किसी भी फिजिकल वेरिएबल को हम चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल हमें फोर्स चेक करनी है, ठीक है, फोर्स मेजर करनी है, टॉर्क मेजर करनी है, तो दीज आर दी फिजिकल वेरिएबल। ठीक है, अब ये चेक किस तरीके से होंगे, कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होंगी, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी, प्री डिफाइंड वैल्यूज होंगी, उसके साथ इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो मेजरमेंट हमारा जो मेथड होता है दैट इज कंपैरिजन मेथड। तो वो क्या है हमारा, कंपेयर करके हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल किस तरीके से कंपेयर करना है आपको। आपके पास है अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी मतलब आप फोर्स कैलकुलेट करनी है, चेक करनी है। ठीक है, किसी भी आप स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करोगे, कंपेयर करके फिर पता चलेगा कि आपका जो आंसर आया है वो एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, तो जो आपका मेजरमेंट मेथड होता है इट इज नोन एज द कंपैरिजन मेथड। तो ये हमने ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर रखी है, जो ये टर्म्स हैं, हिस्टैरिसीस, थ्रेशोल्ड, ड्रिफ्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी, लोडिंग इफेक्ट, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, तो स्टार्ट हमारा है जो फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे, दैट इज फर्स्ट हमारा फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है हमारा, लोड सेल। For determination the applied force, many force measuring parameters employ various mechanical elastic members for their combination. Application of load or force on these members causes an analogous deflection. This deflection, which is usually linear, is measured either directly or indirectly by employing secondary transducer. This displacement is then converted into an electrical signal by the secondary transducer. The strain gauge is the most popular transducer employed for the measurement of force. Okay? अब देखो किस तरीके से काम करता है ये हमारा फोर्स मेजरमेंट में। तो वो बोलता है कि फोर्स मेजरमेंट के लिए हम बहुत सारे इलास्टिक मेंबर्स यूज करते हैं। इलास्टिक मेंबर्स मतलब जो उनकी कंपोजिशन है, मतलब वो इलास्टिक मटेरियल से बनी हुई है, तो वो मटेरियल है वो इलास्टिक मटेरियल से बनी हुई है। उस इलास्टिक मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी। ठीक है, और ये फोर्स क्या करेगी, इस इलास्टिक मेंबर को डिफ्लेक्ट कर देगी नीचे की तरफ।
इस इलास्टिक मेंबर के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की और इस फोर्स की वजह से क्या है, हमारा जो इलास्टिक मेंबर है वो इतना डिस्टेंस, जो ये ग्रीन लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना डिस्टेंस वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन हमें मेजर करनी है। ये डिफ्लेक्शन मेजरमेंट के लिए हमने क्या लगा रखे हैं, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स है वो इस डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे। ठीक है, अगर हमारी डिफ्लेक्शन मेजर हो गई तो डिफ्लेक्शन से हम क्या चीज मेजर कर सकते हैं, फोर्स। क्योंकि डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है। अगर हमने डिफ्लेक्शन को ही चेक कर लिया तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो देखो किस तरीके से काम करता है वो। ठीक है, सबसे पहले देखो इलास्टिक मेंबर के ऊपर किस तरीके से काम करता है वो। फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, लोड या फोर्स है वो हम किसके ऊपर यूज करेंगे, कोई भी इलास्टिक मेंबर है, मतलब जो मटेरियल है वो हमारा इलास्टिक इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक मटेरियल है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो दैट मीन डिफ्लेक्शन जरूर होगी। अब इस डिफ्लेक्शन को मेजरमेंट कौन मेजर करेगा, स्ट्रेन गेज। ठीक है, और जो स्ट्रेन गेज है वो हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, वो इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू को, ठीक है, कोरिलेट करके हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। उस इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू हम क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो थर्मोकपल पढ़ा था, थर्मोकपल में क्या था, देखो वो हीट को, मतलब जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट हो रही है, हीट को वो क्या वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, और वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो रही है, लीनियर डिस्टेंस में। ठीक है, तो मतलब जो टेम्परेचर है हमारा डेल्टा टी है, और डिस्टेंस में क्या है, एक रिलेशन है, कोरिलेशन है। मतलब हमें जो एक्चुअल मेजरमेंट दिख रही है वो डिस्टेंस की दिख रही है, बट हमें मेजर क्या करना है, टेम्परेचर चेक करना है। मतलब टेम्परेचर और डिस्टेंस की क्या होगा, कोरिलेशन होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, देखो जो फोर्स है, इस फोर्स ने इस इलास्टिक मेंबर के ऊपर फोर्स लगाई, मतलब इसको डिफ्लेक्ट किया। इस डिफ्लेक्शन को किसने मेजर किया, स्ट्रेन गेज ने। और स्ट्रेन गेज क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर रहा है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमें किस चीज की वैल्यू देगा, फोर्स, मतलब कोरिलेट करेगा। जो आपकी डिफ्लेक्शन है उसको वो फोर्स के साथ कोरिलेट करेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो फोर्स की वैल्यू है उसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो किस तरीके से काम करता है, द स्ट्रेन गेज ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल। जो स्ट्रेन गेज है वो एक सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन इलास्टिक मेंबर, a steel cylindrical rod in this case, the dimensions undergo a change। ठीक है, तो वो क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल रोड ले रहे हैं इसमें। जब इस सिलेंड्रिकल रोड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, दोबारा से सुनना, जब इस सिलेंड्रिकल रोड के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। डायमेंशन चेंज होगी मतलब स्ट्रेन आएगी। ठीक है, अब इस स्ट्रेन को किस चीज से चेक करेंगे हम, स्ट्रेन गेज के साथ। तो जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायमेंशन चेंज होगी। डायमेंशन चेंज होगी मतलब स्ट्रेन इंड्यूस हो रही है। स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रेन गेज। इफ द स्ट्रेन गेज इज बॉन्डेड टू द सिलेंडर, the gauge is stretched or compressed, resulting in a change in its length and diameter. The dimension of the strain gauge changes due to change in resistance। ठीक है, तो वो स्ट्रेन गेज क्या करेगा, डायमेंशन को फाइंड आउट कर लेगा कि कितनी चेंज हुई। दिस चेंज इन रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज ऑफ द स्ट्रेन गेज gives a measure of the applied force। तो वहां से जो रेजिस्टेंस निकल के आया, उस रेजिस्टेंस से हमें किस चीज की वैल्यू दी, इस अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो
हमारे पास क्या है, देखो 4 टाइप के इन्होंने जो सिलेबस में हमारे पास 4 वो दे रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं हमें फोर्स मेजरमेंट के भी। कौन कौन से हैं देखो, एक तो लोड सेल है, सेकंड इज प्रूविंग रिंग, ठीक है। थर्ड वन जो हमारा है वो क्या है, कैंटिलीवर बीम, और फोर्थ है हमारा डिफरेंशियल ट्रांसपोर्ट है। तो हमें फोर्स मेजरमेंट के लिए ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, चारों चारों इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन इसको डिस्कस। वन अगेन देखो दोबारा से, इसमें क्या है देखो कि हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पे ले रखा है कि सिलेंड्रिकल बॉडी, इस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमें किसकी वैल्यू करनी है, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस मेथड के ऊपर ये काम करेगा देखो, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी डायमेंशन चेंज होगी, ठीक है। डायमेंशन चेंज होगी मतलब स्ट्रेन आएगी, तो इस स्ट्रेन को हम इसके थ्रू मेजर करेंगे, स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेजेस। ये स्ट्रेन गेजेस कैसे काम करते हैं देखो, जब इसकी डायमेंशन चेंज होगी मतलब स्ट्रेन स्ट्रेन आएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जनरेट करता है। ये आपकी बॉडी है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी डायमेंशन चेंज हो रही है, डायमीटर लेंथ चेंज हो रही है, तो आपके पास क्या है, ये बॉडी क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक जो है वो जो आउटपुट जनरेट करेगी, वोल्टेज जनरेट करेगी, ठीक? और यही जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसको कोरिलेट किसके साथ किया गया है, आपका फोर्स के साथ। मतलब जो आपके स्ट्रेन गेजेस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को देंगे, उस रेजिस्टेंस से आप क्या करोगे, एक कोरिलेशन होगा, वहां से आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट देखो लोड सेल कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। देखो प्लास्टिक मेंबर्स, plastic members are generally used for the measurement of force through displacement measurement। मतलब तो यहाँ से क्या है, कैलकुलेशन जो करनी है हमें फोर्स की करनी है, बट इस कंसेप्ट के थ्रू कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट मींस डायमेंशन चेंज हो रही है, स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन आ रही है, मतलब जो यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करनी है वो हमें वो इस स्ट्रेन की वजह से कैलकुलेट करनी है। Then an elastic member is combined with the strain gauge। तो जब आपका ये इलास्टिक मेंबर है, ठीक है, इसके साथ आपने जो नीचे क्या लगा दिया, स्ट्रेन गेज लगा दिया, ये आपका क्या है, इलास्टिक मेंबर, और ये क्या है आपका स्ट्रेन गेज। When elastic member is connected with a strain gauge and used for the measurement of force, it is termed as the load cell। इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या नाम देते हैं, लोड सेल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज लोड सेल, तो आप क्या कहोगे, व्हेन इलास्टिक मेंबर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड व्हेन इट इज अटैच्ड टू द स्ट्रेन गेज, द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज द लोड सेल। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, लोड सेल। ठीक है। अब देखो ये लोड सेल किस तरीके से काम करता है हमारा, इन लोड सेल्स the elastic members act as the primary transducer, okay, and strain gauges act as the secondary transducer। तो जो हमारा इलास्टिक मेंबर है वो हमारा क्या है यहाँ पे
प्राइमरी जो है वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, और जो स्ट्रेन गेज है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब देखो किस तरीके से काम करता है। अ लोड सेल इज यूज्ड इन एन indirect method of force measurement where force or weight is converted into electrical signal। ठीक है, तो जो फोर्स है वो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट की जाएगी, और वहां से हम क्या करेंगे, उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से देखो लोड सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होती है हमारे पास। A load cell comprises four strain gauges। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, चार हमारे पास स्ट्रेन गेजेस होते हैं। लोड सेल है उसमें क्या है, फोर स्ट्रेन गेजेस। Two of these are used for the longitudinal strain and two are used for the transverse strain। अब देखो longitudinal क्या है और transverse क्या है, तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो जो अलोंग द लेंथ लगे उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ट्रांसवर्स क्या है, हमारी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, उसकी 90 डिग्री, उसकी 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में कौन सी, ये वाली, तो दिस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक, अब इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि अगर आपकी बॉडी इस शेप की है, तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल, और इसके 90 डिग्री मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है। अब इसमें क्या रहता है, चार जो है आपके लोड सेल लगे हुए हैं, सॉरी स्ट्रेन गेजेस। इस लोड सेल में क्या है, चार स्ट्रेन गेजेस लगे हुए हैं। जो दो स्ट्रेन गेजेस है वो ट्रांसवर्स स्ट्रेन के लिए है। ठीक है, और जो दो गेजेस है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को मेजर करते हैं। ठीक है, द फोर गेजेस आर माउंटेड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, और जितने भी गेजेस हैं सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर माउंट कर रखते हैं। तो ये डायग्राम बना रखा है यहाँ, चार गेजेस है तो चार हमारे पास स्ट्रेन गेजेस है, तो 1 2 3 4, ये आपस में क्या है, तो 90 डिग्री में सारे एक दूसरे के म्यूचुअली 90 मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में सबका एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, जब इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ ये हम क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट, तो वो हम कर सकते हैं। तो two gauges experience tensile stress while other two gauges are subjected to compressive stress। तो दो गेजेस हैं, देखो इस तरीके से हमारे पास ये है। ठीक है, दो गेजेस हैं जो उनके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगेगी, और दो गेजेस हैं उनके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। रेजिस्टेंस इन ऑल द फोर गेजेस विल बी सेम। रेजिस्टेंस है जो वो चारों गेजेस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। The potential across the two terminals B and D are the same। ठीक है, तो B and D कौन सा पॉइंट है हमारा, ये कॉर्नर पॉइंट है जो B and D। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। The Wheatstone bridge is now balanced and hence output voltage is zero when the specimen is stressed due to applied force। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, the strain induced is measured by the gauge। तो इसकी डायमेंशन चेंज होगी, डायमेंशन चेंज होगी तो स्ट्रेन आएगी। स्ट्रेन को मेजर करने के लिए हमने ऑलरेडी चार गेजेस लगा रखे हैं, 1 2 3 4। अब देखो गेजेस R1 एंड R2, तो ये सामने आमने सामने वाले गेजेस हैं। ये क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को
मेजर करेंगे, ठीक है। और जो R2 है, ये R3 है और R2 है, ये हमारे क्या करेंगे, ये ट्रांसवर्स स्ट्रेन को मेजर करेंगे। और वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल B and D will be different, causing the output voltage to vary, which becomes a measure of the applied force on calibration. अगर हम यहाँ से देखो D और D के ऊपर जो वोल्टेज है वो चेंज करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमें आउट यहाँ से जो EMF जनरेट होगी वो डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगी। और EMF का जो कोरिलेशन है वो किसके साथ है, फोर्स के साथ है। तो हम वहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। ठीक है, ये तो रिलेशन बना रखे हैं यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, व्हाट इज स्ट्रेन। हुक्स लॉ सबको पता है, व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। और यहाँ से आप क्या निकालोगे, स्ट्रेन कैसे निकालोगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस ऑन यंग्स मॉडुलस। और जब आपने स्ट्रेस को लिखना है, स्ट्रेस क्या होती है, लोड अपॉन एरिया, तो लोड अपॉन एरिया, ये क्या बन गया स्ट्रेस, और नीचे क्या आ गया, इलास्टिक मॉडुलस। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करनी है, लोड अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉडुलस। माइनस साइन क्यों लगा रखा है, देखो कंप्रेसिव, कंप्रेस है, देखो कंप्रेस कर रहे हैं इस बॉडी को, क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन, नेगेटिव साइन, ठीक है। और F is the applied force, A is the cross section area, E is the Young's modulus। और जो हमारा गेजेस 1 एंड 4 है वो क्या करेगा, ट्रांसवर्स, ये हमारी क्या थी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन थी, और ये क्या करेगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो पॉइसन रेशियो क्या होती है, बात है पॉइसन रेशियो, longitudinal strain divided by lateral strain or transverse strain। What is Poisson ratio, longitudinal strain divided by lateral और transverse strain। तो अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अभी दोबारा देखते हैं। Poisson ratio is lateral strain upon longitudinal strain minus of lateral strain upon longitudinal strain। अब हमें लेटरल फाइंड आउट करनी है, तो लेटरल के लिए क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन आई थी उसको हम पॉइसन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी लेटरल, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आई थी, इसको हमने यहाँ पे आप न्यू लिख सकते हो, सिंबल का डिफरेंस है यहाँ, तो इसको आप न्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ठीक है, so this arrangement of mounting of gauges compensates the influence of bending and temperature। In fact, a complete compensation is obtained when the gauges are mounted symmetrically। तो हमने यहाँ से देखो क्या चीज फाइंड आउट करनी थी, इलेक्ट्रिक जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, तो वो हमने यहाँ से कैलकुलेट की, और उस स्ट्रेन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स जो अप्लाई की थी हमने उसको फाइंड आउट करेंगे।